So hello friends, welcome back in this session. This is Vikas from Relega Services, a data science trainer. And as per the previous video, हमने समझा था कि we are just going to solve a healthcare problem, जिसमें हमने बात करी थी कि हम कैंसर प्रिडिक्शन का एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। रोड मैप मैंने आपको समझाया था। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा सेट। हम डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे, उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे इस एनालिसिस के लिए और इस प्रिडिक्शन मॉडल को बनाने के लिए। एंड देन हम ये भी समझेंगे उसमें कुछ अगर डेटा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम वो डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट हम इसमें कवर करेंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये टोटल जो वीडियो है 3 पार्ट में बनेगा ये प्रोजेक्ट। तो एक पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिया था और दूसरा ये पार्ट है जिसमें हम डेटा सेट का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट में हम मॉडल ट्रेनिंग करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि इस कैंसर प्रिडिक्शन मॉडल को बनाने के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करने वाले हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, अच्छे से टैकल करता है। तो एक अच्छा एल्गोरिदम है, बहुत ही रॉबस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने ये बात करी कि क्लासिफिकेशन के लिए बेसिकली क्या करता है, एक मतलब लीनियरली सेपरेबल डेटा पे जो क्लासिफाई हो सकता है लीनियरली, उस पे स्क्वैशिंग करके मैं आपको एक इंट्यूशंस देता हूं। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो लेट्स से आपके पास कुछ इस तरीके से दो अलग अलग क्लासेस हैं, है ना। ये आपके पास डेटा सेट है जिसमें दो अलग अलग क्लासेस हैं। ओके, तो इसमें एक लीनियरली सेपरेशंस करते हैं हम, बट जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं तो ये जो लाइन यहाँ से स्ट्रेट निकलती है, क्योंकि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसमें लॉजिस्टिक में, वो बेसिकली हम सिर्फ 0 और 1 की क्लासेस में कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो डेटा है उसमें से अगर डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आ भी रहे हैं तो हम बेसिकली उन डेटा पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1 और 0 के बीच में, और पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर वो 0.5 से ज्यादा है तो उसके 1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं, और अगर वो 0 से नीचे कहीं आ रहा है प्रोबेबिलिटी उसकी तो हम उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारी ये लाइन जो है वो इस लाइन को क्रॉस कर रही होती है, जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कोई भी लाइन जो है या क्लासिफिकेशन वो 1 से अबव नहीं होता और 0 से बिलो नहीं होता है। तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या करते हैं, सिंपल इस लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको 1/1 प्लस e⁻⁻z इक्वेशन में रख देते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी इस लाइन की स्क्वैशिंग हो जाती है। ठीक है, तो स्क्वैशिंग होने से ये लाइन यहाँ से ड्रॉप होती है और यहां से थोड़ा सा कर्व नेचर आ जाता है उस पे। तो ये जो क्लासिफिकेशन के लिए लाइन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो इस लाइन के साथ अटैच होती है इसी को हम स्क्वैशिंग कहते हैं, है ना, स्क्वैश कर देते हैं। तो ये बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्लासिफिकेशन सॉल्व करने का तरीका होता है। इस तरीके से इसको सॉल्व करता है। यही अप्रोच बेसिकली हम ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शन में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेटा होना चाहिए, और डेटा के लिए मैं आपको बता दूं कैगल या फिर गिटहब से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, बट आपको कैगल पे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर आपके पास अकाउंट है देन यू कैन सर्च योर डेटा सेट है। किसी भी टाइप का डेटा सेट यहाँ पे वर्ल्ड वाइड डेटा सेट मिलते हैं आपको, तो यहाँ से डेटा सेट आप डाउनलोड कर सकते हो। और उस डेटा सेट को डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लाइब्रेरीज बताता हूँ कि क्या क्या लाइब्रेरीज हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इंपोर्ट करना होगा numpy एंड pandas। तो मैं numpy यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np शॉर्ट में, एंड देन इंपोर्ट pandas एज pd। देन हम sklearn लाइब्रेरी भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम मॉडल ट्रेनिंग करेंगे तो बेसिकली हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो मॉडल सिलेक्शन करके इसका एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको मिलेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का एक फंक्शन, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर द स्प्लिटिंग योर डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। एंड देन फ्रॉम sklearn हम कुछ मॉडल्स यहाँ पे जैसे एसवीएम मॉडल को भी यूज करेंगे। तो एसवीएम मॉडल में हमारे पास एसवीसी करके फंक्शन होता है। हम बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ और भी कुछ मॉडल ट्राई करेंगे सो दैट हम कंपेयर कर पाएंगे कौन सा मॉडल इस प्रॉब्लम पे बेटर। ठीक है, एंड देन फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट
अब एक्यूरेसी स्कोर हमें पता करना होगा कि हमारा मॉडल जो है वो कितना एक्यूरेसी दे रहा है, तो उसके लिए हमें एक्यूरेसी स्कोर निकालना होगा। देन क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स नाम की मॉड्यूल के अंदर है, तो हम उसको भी यहाँ पे कॉल कर लेंगे। देन कंफ्यूजन मैट्रिक्स को अगर डिस्प्ले कराना है तो कुछ और फंक्शंस आपको कॉल करने पड़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है। एंड देन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। दीज आर दी फंक्शंस जो बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं। और हमें जो एरर निकल करके आती है उसको कैसे चेक किया जाए, कैसे क्रॉस चेक किया जाए, उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, प्रिसीजन और रिकॉल चेक करने का काम करता है ना। तो ये सब क्लासिफिकेशन में परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कहलाती हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैसे चेक करेंगे हम। देन हम यहाँ पे आते हैं और फ्रॉम sklearn अब हम अपना मॉडल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस मॉडल को मैंने बताया है कि हम लोग जो मोस्टली मॉडल यूज करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन में इस तरह के, वो लॉजिस्टिक है। तो हम उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे रन कर देंगे एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन ये सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी इस नोटबुक के अंदर, ठीक है, जुपिटर का नोटबुक है ये। इसके बाद जब तक ये रन हो रहा है हम पैरेलली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना डेटा सेट भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ नाम दे दे रहा हूँ वेरिएबल में, डेटा पीडी डॉट रीड सीएसवी करके हमारे पास एक फंक्शन है रीड सीएसवी, इसमें हम अपने डेटा सेट का नाम दे देंगे। तो मैं जो इसके लिए डेटा सेट यूज करने वाला हूँ उसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर bd.csv, ठीक है। तो ये डेटा सेट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एंड आप इसको एंटर कर सकते हो, तो ये डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेगा। एंड आप इसको प्रिंट करके देखना चाहते हो तो डेटा, ये देखो 699 रोज हैं, 11 कॉलम्स हैं। इसका शेप साइज अगर आप वैसे भी प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो डेटा डॉट शेप सी 699 and 11. And if you want to print rows and columns separately, then you can type rows or number of rows, data or shape, and index number 0. And then same for columns, index number 1 with index number 1. Okay. So this is the way to print rows and columns separately. Okay. And if you want to print all the columns in one shot, then you can type data dot columns and it will show all the columns that are available in this data set. So these are the columns। और कई बार ऐसा होता है कि columns में भी कुछ mistakes होती है, spelling mistakes होती है, तो वो सब हमें यहाँ पे correct करना होता है, rectify करना होता है। And with that, we have to check duplicate values. Then we have a function which is called duplicated. We have to apply and then hit enter. See, it is showing true and false as per the values. If any duplicate value is there, then it will show true. So finally, if you want to count this, then you can add some function. Basically, true represents 1 and false represents 0. अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ट्रू वैल्यूज हैं जो कि डुप्लीकेट शो करती हैं, देन ये ऐड कर लेगा उनको, क्योंकि ट्रू बेसिकली मींस 1, तो ऐड करके हमें फाइनली दिखा देगा। दैट मींस हमारे पास 8 डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें इन वैल्यूज को डिलीट भी करना होता है। अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज निकल करके आती हैं, ठीक है, तो आपको इन्हें रिमूव करना होता है, ठीक है। इसके अलावा नल वैल्यूज आप देख सकते हो, जो आपने हेड कॉलम यूज किया हुआ है उस पे आप बता सकते हो कि आपको कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं। जैसे मैंने कहा सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स दिखाओ, है ना, 6 टाइम 9। सो दीज आर दी कॉलम्स और हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। और ऐसे हमारे पास एक टेल नाम का फंक्शन भी होता है, उसमें भी आप बता सकते हो लास्ट में से कितने रिकॉर्ड्स चाहिए। तो ये लास्ट के रिकॉर्ड आपको दिखाता है, ठीक है। तो डेटा सेट की इंफॉर्मेशन मैं आपको रिमूव करना भी बताऊंगा। डेटा सेट की इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप डेटा डॉट इन्फो लगा सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक कॉलम को सेपरेटली उसकी इंफॉर्मेशन बताएगा, उसमें नॉट नल वैल्यूज कितनी है, काउंट क्या है, डेटा टाइप उसका क्या है, हर एक कॉलम का अलग अलग डेटा टाइप आपको मिल जाएगा। विद दैट इट विल शो द साइज ऑफ द डेटा सेट, कितना मेमोरी स्पेस ले रहा है ये, वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो सेपरेटली कि आपके डेटा सेट में कितनी नल वैल्यूज हैं या मिसिंग वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे डेटा डॉट इज नल नाम का एक फंक्शन है, इज नल। एंड इसमें आपको सम फंक्शन अगेन लगाना है सो दैट जहां जहां ट्रू मिले उनको ये ऐड कर सके। सी, ये शो कर रहा है कि किसी भी कॉलम में कोई नल वैल्यू नहीं है
एंड दैट्स ग्रेट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी नल वैल्यूज होती हैं, तो नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक होती हैं, जैसे कि हम मीडियन वैल्यू से फिल करते हैं, या मोड वैल्यू से फिल करते हैं, या मीन वैल्यू से फिल करते हैं, एज पर दी सिनेरियो। कई बार हमें मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने सॉरी कई बार हमें मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए एक मॉडल भी बनाना पड़ता है, और मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके देता है कि इसमें किस तरीके की एरर्स हैं, किस तरीके की मिस्टेक्स हैं, और क्या हमें बेटर वैल्यू रहेगी इसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बेसिकली हम एक मॉडल डेवलप कर लें, और मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके बता देगा कि इस कॉलम में क्या क्या वैल्यूज रहती हैं। तो बेस्ड ऑन दी एग्जिस्टिंग वैल्यूज वो हमें बता देगा। या फिर हमें मॉडल नहीं बनाना है, तो हमारे पास जो टेक्निक है मीन या मीडियन या मोड, तो मोड हम लोग यूज कर लेते हैं कैटेगोरिकल डेटा में, और मीन या मीडियन वैल्यू हम यूज कर लेते हैं बेसिकली हमारे पास अगर इंटीजर या न्यूमेरिकल वैल्यू वाला कॉलम है। इसके अलावा अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है और बहुत ज्यादा कोई मोड वैल्यू फिक्स नहीं हो पा रही है, तो हमारे पास एक रैंडम फिलिंग का ऑप्शन भी होता है, उससे भी हम नल वैल्यू हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे आप कुछ डेटा सेट में जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक डेटा डॉट डिस्क्राइब नाम का फंक्शन है। ये आपको क्या करता है, आपके डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन देता है। देखिए, डिस्क्रिप्शन मतलब आप वन शॉट में अपने डेटा सेट के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो, और इस फंक्शन का यूज करके। तो आप देखो, जैसे आपने डिस्क्राइब लगाया, जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उन सभी के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दी। उनका काउंट आ रहा है विच इज नॉट रेलेवेंट, आप कह सकते हो, बट हर कॉलम का एक मीन वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रहा है, मिन और मैक्स शो कर रहा है, एंड 25%, 50% एंड 75% शो कर रहा है। सी, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि मीन से वैल्यू कितनी डेविएट हो रही है, और मीन आपका ये है, मिनिमम इस कॉलम में वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम इस कॉलम में वैल्यू कितनी है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस देख करके आप बता सकते हो कि आपके पास इस पर्टिकुलर कॉलम में किस रेंज का डेटा है। तो आपको डेटा का रेंज या डोमेन पता चल जाता है। अकॉर्डिंगली ये भी आपको हेल्प करता है कई बार नल वैल्यूज की फिलिंग में, कि अगर आपके पास नल है तो आपको मीन से फिल करना चाहिए कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने निकाला है उसको प्लस और माइनस करने पे आपके डेटा की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज मिन और मैक्स के आसपास आती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मीन आ रहा है 1 पॉइंट कुछ करके, स्टैंडर्ड डेविएशन है 6 पॉइंट कुछ करके, अगर मैं मीन में से 6 को प्लस करूं तो आएगा 7। तो मैक्सिमम वैल्यू और मीन में माइनस करने से जो वैल्यू आएगी, जब मैं इसको अगर 6 से माइनस करूं तो जो वैल्यू आएगी, देखो उसको हम देखेंगे कि हमारे मिन के कितना पास है। अगर मैक्स और मिन के बहुत पास है तो हम समझेंगे हमारा डेटा बहुत स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारे आउटलायर हो सकते हैं, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से मैक्स और मिन के पास डेटा नहीं आ रहा है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके डेटा में आउटलायर्स अवेलेबल होते हैं। और ये आउटलायर्स क्या है ये भी समझना जरूरी होता है। आउटलायर बेसिकली ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपके ओवरऑल डेटा सेट के मीन को, आप कह सकते हो, चेंज करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। आउटलायर को आप ऐसे समझो कि लेट्स से आप कहीं क्रिकेट खेलने जाते हो, और वहां पे छोटे बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको वो खेलने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं आपके कंपैरिजन में। तो आप किसी भी टीम से खेलोगे तो दोनों टीम का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। तो इस वजह से वो आपको नहीं खेलने देते हैं अपने साथ। सो दिस इज बेसिकली एन काइंड ऑफ आउटलायर। आप उन बच्चों के लिए आउटलायर हो। आउटलायर का मतलब होता है एक ऐसा डेटा जो नॉर्मल डेटा के नेचर से बहुत ज्यादा डिफर करता है, उसको हम बोलते हैं आउटलायर, है ना। जैसे किसी क्लास में स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं, इसमें से कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 95 से ज्यादा है, और बाकी के 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेट से आउट ऑफ 100 30 या 40 से बिलो है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी स्टूडेंट के मार्क्स कंपेयर करके मिला के एवरेज निकालेंगे, तो जो एवरेज निकलेगा वो 30 से काफी ज्यादा होगा, मतलब 40 के आसपास होगा, या 45 50 के आसपास होगा, क्योंकि 10 लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा है। तो अब क्योंकि इन 10 लोगों की वजह से इनके मार्क्स बहुत ज्यादा शो होने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा कि पूरी क्लास में सारे स्टूडेंट काफी ठीक ठाक हैं। तो ये 10 लोग जो हैं वो इस डेटा का एवरेज खराब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए हम इन 10 को आउटलायर माने। तो क्योंकि हमारा जो मोस्टली डेटा है उसका जो नेचर है वो अलग है, और इन कुछ स्टूडेंट का नेचर अलग है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आउटलायर बोलते हैं। सो गाइज, आई थिंक कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इस वजह से मैं ये टॉपिक यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डुप्लीकेट रिमूव करना देखेंगे एंड डेटा प्रिपेयर हो जाने के बाद हम मॉडल ट्रेनिंग भी देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।